साथियों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं और भी शानदार कंटेंट आपको लगातार एग्जाम के पहले रिवाइज कराने वाला हूं। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे हैंड रिटेन नोट्स है। इस नोट्स के माध्यम से आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं और साथ ही इसके माध्यम से आपका MCQ जो क्वेश्चन होता है वो भी क्रिएट होने वाला है और उसको हम लोग सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। साथियों इस सीरीज से हालांकि मैं इसको आपको पिछले वीडियो में भी करा चुका हूं, लेकिन फिर से कुछ साथियों का डिमांड आ रहा था। मैं फिर से आपको राग परिचय के चारों भाग और टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज राग परिचय के अलावा उसको जोड़ते हुए साथ ही कुछ और भी अच्छे पुस्तकों का ये निचोड़ है जो आपको मैं एग्ज़ाम के पहले एक बार सारा रिवाइज करा दूंगा। आधार राग परिचय के चारों भाग हैं, ठीक है, इसमें चारों भागों का आधार है और साथ ही चैप्टर वाइज कुछ और भी स्टैंडर्ड बुकों का इसमें निचोड़ है। तो चलिए हम लोग फटाफट देख लेते हैं एक बार। अभ्यास सीरीज की तरह है ये। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें ताकि आपके लिए मोटिवेशन प्राप्त करके शानदार कंटेंट लाता रहूँ। तो देखिए साथियों, हम लोग का पहला टॉपिक है तबले का आविष्कार अलाउद्दीन खिलजी के समय में अमीर खुसरो ने किया। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हम लोग जान गए कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में अमीर खुसरो मतलब कि जो कलाकार थे, ये एक संगीतज्ञ थे, अलाउद्दीन खिलजी के समय थे और उन्होंने तबले का आविष्कार किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है तबले का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो अमीर खुसरो के द्वारा किया गया। और अमीर खुसरो किस शासक के समय के संगीतज्ञ थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासक के समय। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एक पॉइंट से हम लोग का कितना क्वेश्चन यहाँ से निकल रहा है और कैसे कंसेप्ट हम लोग का क्लियर हो रहा है। तो इस तरह से मैं आपको एग्ज़ाम तक आगे बढ़ूँगा, साथ ही सारे राग परिचय का आधार लेकर के। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके और चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट में अपना विचार रखिए। चलिए, 13वीं शताब्दी में आविष्कार, यानी कि तबले का कब आविष्कार हुआ था? 13वीं शताब्दी में। और 13वीं शताब्दी में ही संगीत रत्नाकर लिखा गया था। ठीक है, दिल्ली घराने यानी कि तबले के जो दिल्ली घराना है के सिदार खां एक तबली है जो कि दिल्ली घराने की नींव डाले। थोड़ा सा लैंग्वेज इधर उधर हो सकता है नोट्स बनाते समय, क्योंकि ये सब पढ़ते समय जल्दीबाजी में बना है, लेकिन आपको मैं समझाते हुए आगे बढ़ रहा हूँ कि यहाँ पे इस लाइन का मतलब है कि दिल्ली घराने का जो है, तबले घराने का जो दिल्ली घराना है तबला का, उसके नींव कौन डाले हैं, यानी कि उसके संस्थापक कौन है? तो सिदार खां हैं। ठीक है, वहीं गायन के दिल्ली घराने के तानारस खां हैं। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट है हम लोग का, तबले का आविष्कार पखावज व दुर्दुरवाद को काट करके हुआ। तबले का जो आविष्कार हुआ है, अमीर खुसरो ने जो आविष्कार किया, उसका आधार क्या था? पखावज और दुर्दुर नाम का एक औनतवाद था जिसको रेफरेंस लेते हुए उन्होंने तबले का आविष्कार किया था। चलिए, तबले के मुख्य 3 घराने हैं। तबले के मुख्य कितने घराने हैं? पश्चिमी, पूर्वी और पंजाब। ठीक है, ये 3 घराने नहीं आप कह सकते। वैसे तबले के वादन के, देखिए यहाँ पे ठीक है, सही बात है, तबले के मुख्य 3 घराने ही हैं, पश्चिमी और पूर्वी और पंजाबी। एक तरह से आप इसको अंग भी कह सकते हैं। तबले के 3 अंग हो जाएंगे, मतलब तबले वादन के। और वैसे वादन के आपके 6 घराना है मुख्यतः, लेकिन तबले से रिलेटेड जो है पश्चिमी, पूर्वी और पंजाब, इसको अंग बोल सकते हैं आप। तो पश्चिमी अंग में आप यहाँ पे घराने के जगह पे अंग एडिट कर लेंगे। तबले के मुख्य 3 अंग हैं, पश्चिमी, पूर्वी और पंजाबी, यानी कि वादन के अंग। तो पश्चिमी अंग में आपका दिल्ली और अजराड़ा आ जाता है। पूर्वी अंग में लखनऊ, फर्रुखाबाद, बनारस। ठीक है, आप लखनऊ, फर्रुखाबाद, बनारस को पूर्वी अंग में, पश्चिमी अंग में दिल्ली व अजराड़ा। पंजाब खुद एक अंग है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का ये चीज़ कंसेप्ट क्लियर हो गया कि तबले वादन के 3 अंग है, पश्चिमी, पूर्वी, पंजाब। पश्चिमी में दिल्ली अजराड़ा, पूर्वी में लखनऊ, फर्रुखाबाद, बनारस और पंजाब खुद एक अंग है। अब अगला पॉइंट हम लोग का, तबले के निश्चित बोल को ठेका कहते हैं। तो तबले के निश्चित बोल को क्या कहते हैं? ठेका कहते हैं। प्रश्न आ जाता है कि तबले के निश्चित बोल को क्या कहते हैं? तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ठेका हो जाएगा। ठीक है साथियों, मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ आपके लिए शानदार कंटेंट, मेरे से जितना बेटर हो सकता है मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप भी अपना कर्तव्य करें, मेरा सहयोग करें। सहयोग में आप चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट वगैरह करिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तिहाई 2 प्रकार की होती है। हम लोग देख लिए कि तबले ताल के निश्चित बोल को ठेका कहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि तिहाई 2 प्रकार की होती है। क्वेश्चन आ जाएगा तिहाई कितने प्रकार की होती है? तो तिहाई 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सा? दमदार और बेदमदार। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तिहाई 2 प्रकार की होती है, दमदार और बेदमदार हम लोग समझ गए। अब है वर्णों का नियमबद्ध समूह जिसका अधिक से अधिक विस्तार हो वह कायदा है।
तो यहाँ पे आ जाके कायदा किसे कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा वर्णों का नियमबद्ध समूह जिसका विस्तार हो सके अधिक से अधिक, वह कायदा हो सकता है। साथियों थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, ताकि अगले वीडियो में थोड़ा सा और स्लो कर दूंगा। लेकिन मैं फास्ट इसलिए चल रहा हूँ कि कम समय में मेरा हमेशा टारगेट रहता है कि बेवजह का फिजूल का बात ना करते हुए कम समय में आपको ज़्यादा कंटेंट दिया जाए। तो थोड़ा सा मैं फास्ट लेकर के चलता हूँ, और एग्ज़ाम का समय भी है, जितना कम समय में आप ज़्यादा रिवाइज करेंगे ज़्यादा बेटर होगा। चलिए, जब कायदा, ये पॉइंट हम लोग देखते हैं, जब कायदा का विस्तार करते हैं उसे पलटा कहते हैं। जब कायदे का विस्तार करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो पलटा कहते हैं। पलटा का मतलब हो जाएगा कायदा का विस्तार। और वर्णों का नियमबद्ध समूह जिसका अधिक से अधिक विस्तार वह कायदा है। और फिर देखिए, वर्ण का जब नियमबद्ध समूह का विस्तार करेंगे तो वह कायदा हो जाएगा, और जब कायदा का विस्तार करेंगे उसे पलटा कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खुले व जोरदार बोलों के उस समूह को परण कहते हैं जो कम से कम 3 आवृत्ति का हो। तो यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गया कि आप ये परण किसे कहते हैं, तो खुले व जोरदार बोलों का वैसा समूह जो कम से कम 3 आवृत्ति का हो। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गया। साथ ही आप देख रहे होंगे कि कितना शानदार यहाँ पे आपको कंटेंट दिया जा रहा है। हैंड रिटन है, इसका मतलब ये है कि मैं मेहनत करके आपके लिए बनाया हूँ। तो एक लाइक ज़रूर बनता है इस मेहनत के लिए, और कमेंट में ज़रूर अपना विचार लिखिए, और मेरे मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर वगैरह कर दीजिए। तो चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। नृत्य तथा तबला सोलो के प्रारंभ में बजने वाला खुले और जोरदार बोल समूह को उठान कहते हैं। यानी कि नृत्य तथा तबला सोलो के, यानी कि सोलो वादन के प्रारंभ में बजने वाला खुले और जोरदार बोल समूह को उठान कहते हैं, जो पूर्वी बाज यानी कि बनारस में प्रसिद्ध है। ठीक है, बनारस घराने में वादन में सबसे पहले क्या हम लोग सुनते हैं, वहाँ का उठान विशेषता है, उठान होता है, शुरुआती में बजता है वादन के। चलिए, कठिन तथा आड़ लय के कायदे पेशकारा कहलाते हैं। कठिन तथा आड़ लय के कायदे क्या कहलाते हैं, पेशकारा। पेशकारा क्या है, कठिन तथा आड़ लय के कायदे। साथियों बैकग्राउंड में कुछ आपको नॉइज वगैरह या साउंड वगैरह सुनाई दे रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग उसको इग्नोर करते हुए एडजस्ट करेंगे, आप लोग कंटेंट से मतलब रखेंगे। तो चलिए हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। दादरा कहरवा तालों में प्रयोग किए जाने वाले वैसा वर्ण समूह जिसमें कायदे के समान विस्तार हो, ये पॉइंट हम लोग देख रहे हैं। ये तो हम लोग देख लिए, कठिन तथा आड़ लय के कायदे पेशकारा कहलाते हैं, यानी कि पेशकार। तो चलिए अगला पॉइंट है, दादरा कहरवा तालों में प्रयोग किए जाने वाले वैसा वर्ण समूह जिसमें कायदे के समान विस्तार की गुंजाइश हो, वह लघ्य है। दादरा कहरवा तालों में प्रयोग किए जाने वाला वैसा वर्ण समूह जिसमें कायदे के समान विस्तार की गुंजाइश हो, यानी कि लघ्य क्या है, लघ्य है कि दादरा कहरवा तालों में जो विस्तार होता है वर्ण समूह, उसी को हम लोग लघ्य कहते हैं। अगला पॉइंट है, 1 से 3 आवर्तन तक के बोलों के समूह को टुकड़ा कहते हैं। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि टुकड़ा किसे कहते हैं, या क्वेश्चन दे देगा 1 से 3 आवर्तन तक के बोलों को डैश डैश कहते हैं, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा टुकड़ा। 1 से 3 आवर्तन तक के बोलों के समूह को टुकड़ा कहते हैं। चलिए, कायदे के पलटों को चौगुन अथवा अठगुन की लय में बजाने को रेला कहते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि रेला कितने कौन से मतलब लय में बजता है, तो आंसर हो जाएगा चौगुन या अठगुन। ये पूछा भी गया है। ठीक है, कायदे के पलटों को चौगुन अथवा अठगुन की लय में बजाने को रेला कहते हैं। साथियों हमारे चैनल पे आपको जितने भी वीडियो मिलेंगे, आपके सिलेबस से बाहर कोई भी टॉपिक नहीं मिलेगा, कोई भी वीडियो नहीं मिलेगा। आप इसका प्रमाण स्टेट के एग्ज़ाम में देख चुके हैं, और आने वाला जो आपका स्टेट का जो एग्ज़ाम है, बिहार स्टेट का संगीत का पेपर 2 का जो एग्ज़ाम है, शायद 16 तारीख को है, 16 जून 2024 को, उसमें भी आप ये प्रमाण देखेंगे कि हमारे वीडियो के माध्यम से आपको जितना भी कॉन्सेप्ट बताया गया है, जितना भी प्रश्न कराया गया है, उसके अंदर ही सारे प्रश्न आएंगे। तो चलिए, हमारा यही प्रयास रहता है कि आपको सिलेबस के हिसाब से ही सारा कंटेंट दे पाऊँ, तो इसलिए आप निश्चिंत होकर के हमारे चैनल के साथ बने रहें और सहयोग करें। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तानपुरे में 4 तार होते हैं, यानी कि तानपुरे में कितना तार होता है। एक प्रश्न आ जाता है कि तानपुरे में कितने तार होते हैं, तो तानपुरे में 4 तार होते हैं। प्रथम तार को मंद्र पंचम यानी कि मंद्र प से, अथवा जिन रागों में पंचम स्वर नहीं होता है उसमें मंद्र मध्यम से मिलाते हैं, यानी तानपुरा प म से मिलाते हैं। अगर किसी राग में प म नहीं लगे तब इसे मंद्र नी से मिलाते हैं। तो कुल मिलाकर ये समझ में आया कि तानपुरा को मंद्र प म नी यानी कि 1 से अधिक स्वरों में मिलाते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि तानपुरा कितने स्वरों से मिलाते हैं, तो अगर ऑप्शन में आपका मंद्र प म नी दे दे या प म नी दे दे नॉर्मल भी,
तो आप उसको एक से अधिक मान लेंगे, यानी कि तीनों स्वरों से मिलाया जाता है कंडीशन के हिसाब से। ये प्रश्न में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलिए, तानपुरा का प्रथम तार पीतल का होता है। तानपुरा का प्रथम तार और चौथा तार भी पीतल का होता है। आपको मैं बता दूं, पुरुष तानपुरे का प्रथम तार और चौथा तार पीतल का होता है, और स्त्रियों में कैसा होता है वो कंडीशन भी मैं आपको इसमें लिखा हूँ, मैं धीरे धीरे समझा दे रहा हूँ। चलिए, तानपुरे का दूसरा तीसरा तार लोहे का होता है। जब चार तार होता ही है, तो प्रथम और चौथा तार जब पीतल का हो गया तो दूसरा और तीसरा लोहा का होगा। तानपुरे का दूसरा व तीसरा तार सदैव मध्य सप्तक के षड्ज साथ से मिलाते हैं। तानपुरे का जो दूसरा और तीसरा तार है, जो लोहे का तार होता है, वो मध्य सप्तक के षड्ज से मिलाते हैं। ये ध्यान रखिएगा। तानपुरा वैसे आपका म प नी से मिलाते हैं, उसका जो यहाँ पे हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रथम तार को म प नी से मिलाते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रथम तार जो है म प नी से मिलाते हैं, लेकिन तानपुरे का जो दूसरा और तीसरा तार है वह किससे मिलाते हैं? मध्य सप्तक के षड्ज से मिलाते हैं। यानी कि जो नॉर्मल आप लोग रियाज करते हैं वो सा से ही करते हैं, मध्य सप्तक के उससे मिलाते हैं। चलिए, तानपुरे का अंतिम तार अर्थात चौथा तार मंद्र षड्ज म से, मंद्र षड्ज म से, यानी कि नहीं, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा ये डिफरेंट लगता है। मंद्र षड्ज से, मंद्र षड्ज से, यहाँ पे हाँ मंद्र षड्ज से होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं मंद्र और कोष्ठ में मंद्र म लिख दिया हूँ, तो मंद्र षड्ज होगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यानी कि जो हम लोग का पहला तार है तानपुरे का म प नी से मंद्र से मिला लेते हैं, दूसरा और तीसरा मध्य सप्तक के षड्ज से, और अंतिम तार जो चौथा तार पीतल का होता है उसे मंद्र षड्ज से मिलाते हैं, यानी कि मंद्र सा से मिलाते हैं। यह तार अन्य तारों की तुलना में मोटा होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे एक कंडीशन मैं लिखा हूँ, आप देख रहे होंगे ये लाल स्याही से जो लिखा हुआ है। स्त्रियों के तानपुरे का प्रथम तार भी लोहे का ही होता है, परंतु अन्य तार पुरुष का तानपुरा की तरह होता है। देखिए, इतना समझने का जरूरत नहीं, बस आप ध्यान में रखिएगा। स्त्रियों का जो तानपुरा होता है उनका चौथा तार सिर्फ पीतल का होता है, ठीक है। स्त्रियों में चौथा तार सिर्फ पीतल का होता है, जबकि पुरुषों में प्रथम तार और चौथा तार दोनों पीतल का होता है, और स्त्रियों में क्या होता है? चौथा तार पीतल का होता है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखेंगे। आप देख रहे होंगे कि एक ही पॉइंट को मैं कितना डिटेल में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे से जितना बेटर हो सकता है मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके लिए आपका सहयोग अगर मिला तो और भी बेटर आपको भविष्य में कंटेंट देखने को मिलेंगे। आप एग्ज़ाम तक बने रहे, आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। चलिए, अगला पॉइंट है, सितार का प्रथम तार लोहा का होता है। अब हम लोग तानपुरा का देख लिए थे, अब सितार का देखते हैं। सितार का जो प्रथम तार होता है लोहा का होता है। इसका सबसे अधिक प्रयोग होने के कारण बाज का तार बोला जाता है। क्वेश्चन आ जाता है कि सितार में बाज का तार किसे कहते हैं? तो सितार का जो प्रथम तार होता है उस वही बाज का तार होता है। सितार का दूसरा और तीसरा तार जोड़ी का तार होता है। और आपको मैं बता दूं, सितार में कुल कितने तार होते हैं? 7 तार होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। सितार में कुल 7 तार होते हैं, जिसमें प्रथम तार को बाज का तार बोलते हैं, ठीक है। क्यों बाज का तार बोलते हैं? क्योंकि इसका अधिक प्रयोग होता है। सितार का दूसरा और तीसरा तार जोड़ी का तार होता है, जिसे मंद्र सा से मिलाते हैं। तो जोड़ी का तार, सितार का जो जोड़ी का तार होता है उसे किससे मिलाते हैं? मंद्र सा से मिलाते हैं। आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा, मैं बताया हूँ कि तानपुरे का दूसरा और तीसरा तार मध्य सप्तक के षड्ज से मिलाते हैं, लेकिन सितार का जो दूसरा तीसरा तार होता है जिसे जोड़ी का तार बोलते हैं, वह क्या होता है? मंद्र सप्तक के षड्ज से मिलाते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। चौथा तार लोहे का होता है, जिसे मंद्र पंचम से मिलाते हैं, ठीक है। चौथा तार जो होता है सितार का, वो लोहे का होता है, यानी कि प्रथम तार और चौथा तार ये लोहे का होता है, ठीक है। जिसे किसे मिलाते हैं? मंद्र पंचम से मिलाते हैं। दूसरा और तीसरा तार मंद्र सा से, चौथा तार मंद्र पंचम से मिलाते हैं। पांचवा तार भी पीतल का होता है। क्या क्या होता है? पांचवा तार पीतल का होता है और इसे मंद्र सा स्वर से मिलाता है। यह अन्य तारों से मोटा होता है। आप एक बार पूरा सितार के बारे में मैं पढ़ लेता हूँ, तो फिर मैं आपको मतलब कि पूरा स्पष्ट बता देता हूँ कि कौन सा तार किस चीज़ का होता है। पांचवा तार पीतल का होता है और इसे मंद्र सा से मिलाते हैं। यह अन्य तारों से मोटा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा तार लोहे का होता है, जिसे मध्य सा से मिलाया जाता है। यह चिकारी का प्रथम तार होता है। सातवां और अंतिम तार लोहे का होता है, इसे तार सा से मिलाते हैं। यह चिकारी का दूसरा तार होता है। सितार में केवल पांचवा तार पीतल का होता है। देखिए, ध्यान में रखिएगा
यहाँ पे यही चीज़ मैं समझाने वाला था, मुझे ध्यान था कि मैं सारे चीज़ को नोट कर चुका हूँ आपको समझाने के लिए। देखिए, तानपुरा का पुरुष का प्रथम और चौथा तार पीतल का होता है और स्त्रियों में केवल लास्ट वाला चौथा तार पीतल का होता है। लेकिन सितार में क्या होता है, सितार में मात्र एक ही तार होता है जो पीतल का होता है, और कौन सा होता है, वह होता है 5वां तार। ठीक है, सितार में 7वां और अंतिम तार लोहे का होता है, इसे तार साथ से मिलाते हैं। यह चिकारी का दूसरा, मतलब 7वां तार जो होता है वह चिकारी का दूसरा तार होता है, और छठा तार जो होता है वह चिकारी का प्रथम तार होता है। तो देखिए, चिकारी का 2 तार होता है सितार में, उसमें जो छठा तार होता है उसको मध्य सा से मिलाते हैं, और जो 7वां चिकारी का तार होता है उसे तार सा से मिलाते हैं। तो ये चीज़ पूछ लिया जाता है बार बार कि चिकारी का 7वां तार किस स्वर से मिलाते हैं, तो हम लोग का क्या आंसर हो जाएगा, तार सा। और छठा तार चिकारी का तार मध्य सा से मिलाते हैं। 5वां तार पीतल का होता है और इसे मंद्र सा स्वर से मिलाते हैं। अन्य देखिए होता क्या है, 5वां तार जो है पीतल का जो होता है उसे मंद्र सा से मिलाते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पीतल का जितना तार होता है उसका साउंड मोटा होता है, और जब मोटा होगा तो किस से मिलाएंगे, मंद्र सा से। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, मंद्र सा से मिलाते हैं। अन्य तारों से मोटा होता है। छठा तार लोहे का होता है जिसे मध्य सा से मिलाया जाता है, यह चिकारी का प्रथम तार होता है। तो कुल मिलाकर के हम लोग सितार के बारे में भी लगभग देख लिए, और मैं अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपको अच्छा समझ में आ जाए। इसके लिए आप मेरा सहयोग ज़रूर करें, चैनल को आगे बढ़ाएं, ताकि मोटिवेशन प्राप्त करके आपके लिए और भी बेटर कंटेंट मैं दे सकूं। जितने भी साथी हमारे स्टेट का इस बार एग्ज़ाम दिए हैं, जो TRE 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनसे विशेष रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों में चैनल को शेयर करें, ताकि जैसे आप आगे बढ़ाएंगे उस तरह से हो सकता है आपके लिए म्यूजिक के अलावा जो 40 नंबर का आपका सब्जेक्ट है उसके लिए भी मैं प्रयासरत हूँ कि उसके लिए भी शानदार सिलेबस वाइज पूरा डिटेल में आपको वीडियो दिया जाए। तो हम लोग इसको देख लिए हैं, एक बार और थोड़ा सा देख लेते हैं। सितार का दूसरा और तीसरा तार जोड़ी का तार होता है जिसे मंद्र सा से मिलाते हैं, हम लोग देख लिए। ठीक है, चौथा तार लोहे का होता है जिसे मंद्र प से मिलाते हैं। इसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, तानपुरा और सितार का जो तार का जो विधि है इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो वीडियो का आप लोग 2-3 बार देख लेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि समझ में आ जाएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी शानदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मेरा सहयोग जरूर करें।